आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का आज लेक्चर नंबर 16 और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस टॉपिक का नाम है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट में हम पिछले लेक्चर में कुछ बातें नहीं बहुत सारी बातें कर चुके थे कि डायपोल मोमेंट का कभी भी क्वेश्चन आता है कंपैरिजन वाला तो आपको देखना है कि डायपोल मोमेंट क्वेश्चन क्या वो पॉलीएटॉमिक है या डायटोमिक है। अगर डायटोमिक है तो डायटोमिक में दो केस बनता है, होमोडायटोमिक और हेट्रोडायटोमिक। अगर होमोडायटोमिक होगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, जीरो। अगर हेट्रोडायटोमिक होगा तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। ठीक है। साथ में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स भी करवाए थे आपको। नोट्स में क्या था, पहला नोट था उसमें कि अगर सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम के पास लोन पे जीरो है और सराउंडिंग एटम अगर सेम है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है। और भी कुछ दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट करवाए थे, साथ में मैंने आपको क्वेश्चंस करवाया था। नेक्स्ट है आज का लेक्चर है बेस्ड ऑन बेंड्स रूल। बेंड्स रूल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमें बेंड्स रूल की जरूरत क्यों पड़ी और दूसरा बेंड्स रूल लगाना कब है ना। दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है। ठीक है। ज़्यादा इसको समझते हैं, ये किस में लगेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझते हैं, PCl3 है, F2 है ना। जैसे PF3 है, Cl2 है, ठीक है ना। जैसे XgO2 F2 है। इन सारे केस में क्या लगेगा, बेंड्स रूल। अब ये बेंड्स रूल लगेगा, हमें कैसे पता चलेगा, तो जरा देखो। अगर इन सबकी अगर हाइब्रिडेशन निकालोगे, क्या निकालोगे, हाइब्रिडेशन, तो क्या आएगा, sp3d। क्या आएगा, sp3d। ठीक है। और याद करो जब भी हाइब्रिडेशन होता है sp3d हाइब्रिडेशन में दो पोजीशन होती है। क्या होती है, दो पोजीशन होती है। हाइब्रिडेशन में मैंने बताया था, एक होती है इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन है ना, बिल्कुल। और एक होता है अपने पास एक्सियल पोजीशन। क्या होता है, एक्सियल पोजीशन। एक होता है इक्वेटोरियल पोजीशन जबकि एक क्या होता है, एक्सियल पोजीशन। ठीक है। तो sp3d में एक होता है इक्वेटोरियल पोजीशन, एक होता है एक्सियल पोजीशन। ठीक है। इसमें दिक्कत क्या है ना, इसमें दिक्कत क्या आता है जरा मैं उसको समझाता हूँ। जैसे मान लो अपने पास अगर एग्जाम्पल लूँ, जैसे PCl5 है। क्या है, PCl5 है। PCl5 में क्या है, सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस है। कौन है, फास्फोरस है। अगर सेंट्रल एटम फास्फोरस है तो फास्फोरस का अगर मैं सिग्मा बॉन्ड निकालूं तो फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 5 के पास सिग्मा जुड़ा हुआ है और लोन पेयर कितना है, 0। 5 + 0 5। अब 5 के लिए हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp3d। क्या होता है, sp3d। और जब ये sp3d आता है तो ज्योमेट्री क्या बनता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या बनता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। याद होगा, मैंने बहुत डिटेल में करा रखा है सब चीज़ें। इसकी अलग से वीडियो बना रखी है sp3 हाइब्रिडेशन की, अगर नहीं देखा तो कृपया करके उसको देख लो, ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है ना, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये कौन सा पोजीशन था, ये पोजीशन था हमारा इक्वेटोरियल। कौन सा पोजीशन था, इक्वेटोरियल। और ये पोजीशन कौन सा होता है, एक्सियल। क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग एटम सारे सेम है ना। सराउंडिंग एटम सारे क्या है, सेम है। सराउंडिंग एटम क्या है, क्लोरीन है। तो सारे सराउंडिंग एटम अगर सारे सेम है तो किसी को भी कहीं रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी कहीं रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन तीनों केस में देखो, इन तीनों केस में हाइब्रिडेशन निकालोगे क्या आएगा, sp3d आएगा। क्या आएगा, sp3d आएगा। लेकिन इनका सराउंडिंग एटम क्या है, अलग है। सराउंडिंग एटम क्या है, अलग है। अगर सराउंडिंग एटम अगर अलग हो गया तो आप किसी को क्लोरीन को कहीं और फ्लोरीन को कहीं नहीं रख सकते। ठीक है। फिर ये दिक्कत क्रिएट करेगा, ये समस्या क्रिएट होगी। तो इस समस्या को मिटाने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, बेंड्स रूल। क्या पढ़ना पड़ता है, बेंड्स रूल। बात समझ में आ रही है। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो बेंड्स रूल कहता क्या है, नेक्स्ट टॉपिक डालिए, समझ में आया बेंड्स रूल की जरूरत क्यों पड़ी। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सराउंडिंग एटम सारे क्या थे, सेम थे। तो अगर सराउंडिंग एटम सारे सेम है तो किसी को सारे क्लोरीन को इक्वेटोरियल पर रख लो, किसी को एक्सियल पर रख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। एटम क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो गए तो आप किसी को इक्वेटोरियल पे और किसको एक्सियल पे रखेंगे, वो कौन बताएगा, बेंड्स रूल। कौन बताएगा, बेंड्स रूल। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए, बेंड्स रूल। ठीक है। मेनली किसके लिए लगा बेंड्स रूल,
sp3d हाइब्रिडेशन। तो देखो बेंड्स रूल क्या कहता है, बेंड्स रूल कहता है कि जो आपका sp3d हाइब्रिडेशन है ना, sp3d हाइब्रिडेशन वो बना कैसे है, वो बना है sp2 और pd को मिला के, sp2 और pd को मिला के क्या बना आपका sp3d हाइब्रिडेशन बना है। क्या बना है, sp3d हाइब्रिडेशन बना है। ठीक है, ठीक है। अब याद करो sp2 कब बना होगा, जब एक s होगा साथ में px होगा साथ में py होगा। उसी तरह pd कब बना होगा, जब pz होगा और dz स्क्वायर। याद करो जब मैंने आपको sp3d हाइब्रिडेशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि sp3d हाइब्रिडेशन कब बनता है, जब इसमें एक s हो साथ में px हो साथ में py हो साथ में pz हो और साथ में dz स्क्वायर होता है, तभी तो बनता है sp3d हाइब्रिडेशन, है ना। हाइब्रिडेशन को सबसे पहले लेक्चर में बताया था आपको। ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया और इस केस में ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और आपको याद होगा जब भी हाइब्रिडेशन sp2 होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है, ट्रायगोनल प्लेनर। क्या होती है, ट्रायगोनल प्लेनर। क्या होती है, ट्रायगोनल प्लेनर। अगर ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर है तो कैसे दिखेगी, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी, वो कुछ इस तरह से दिखेगी, है ना, ये ट्रायगोनल प्लेनर। कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा है आपको ट्रायगोनल प्लेनर। आई कौन सा प्लेन है, एक्स और वाई प्लेन है। क्या है, एक्स और वाई प्लेन है। ठीक है, ये देख लो जैसे ये क्या है, ट्रायगोनल प्लेनर है, ये sp2 है, एक्स और वाई। ये कौन सा प्लेन हो गया, एक्स और वाई। और ये कौन सा प्लेन है, जेड, pz है ना, कौन सा है, जेड। तो एक्स वाई ये प्लेन हो गया, जेड कहेगा इसके ऊपर, कहेगा इसके ऊपर। ठीक है, ये देखो ट्रायगोनल प्लेनर है। ये स्ट्रक्चर कैसा है, ट्रायगोनल प्लेनर। कैसा है, ट्रायगोनल प्लेनर। ये कैसा है, देखो ये कैसा है, प्लेन है, ट्रायगोनल प्लेनर। कैसा है, ट्रायगोनल प्लेनर है। और ये ट्रायगोनल प्लेनर कैसा है, एक्स और वाई है। क्या है, एक्स और वाई का ट्रायगोनल प्लेनर है। ट्रायगोनल प्लेनर कैसा है, एक्स और वाई का। तो जब जेड आएगा तो जेड इसके कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। समझ में आ रहा है। तो ये तो हो गया ट्रायगोनल प्लेनर, इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। ये कौन है, pz। अगर मैं pz का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये एक्स होता है, ये जेड होता है। pz कुछ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है डम्बल। उसी तरह अगर मैं dz स्क्वायर का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनता है, ये x मान लो, ये y मान लो, या ये z मान लो। ठीक है, ठीक है। दिखाई दे रहा है, एक मिनट रुकना, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है। तो dz स्क्वायर का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कुछ इस तरह। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने बनाया होगा, है ना, है। इसकी और इसके सेंटर, ये इसका सेंटर है। ठीक है, ठीक है। एक हम साथ में बनाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। ये pz बन गया और ये बनाता हूँ dz स्क्वायर। ये क्या बन गया, pz। ये क्या हो गया, x और y, और ये क्या हो गया, z। तो ये बन गया कुछ इस तरह से, और ये क्या बन गया, dz स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब क्या करो, ये ट्रायगोनल प्लेनर था, ये एक्स वाई प्लेन है, इसके सेंटर को इस पर रखो, है ना। तो देखो एक लोब ऊपर आएगा और एक लोब कहाँ आएगा, नीचे। कहाँ आएगा, नीचे। बात समझ में आ रही है, आ रही है। देखो ये dz स्क्वायर है, pz है, इसके सेंटर को उठा के इस पे रख दो और इनको इस पे एक्स वाई प्लेन पर रखो। तो एक्स वाई प्लेन पर रखोगे तो एक लोब ऊपर और एक लोब कहाँ आ रही है, नीचे। कहाँ आ रही है, नीचे। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो देखो ये प्लेन है ट्रायगोनल, ये क्या है, इसको मैं प्लेन दिखा दिया ट्रायगोनल, और एक ऊपर और एक नीचे। तो क्या बन जाएगा, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। क्या बन जाएगा, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। बात समझ में आ रही है, आ रही है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इस केस में बोलूँ परसेंटेज ऑफ एस बताओ, और इस केस में बोलूँ परसेंटेज ऑफ एस बताओ। तो देखो इसमें एस है तो इसमें परसेंटेज ऑफ एस क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें एस नहीं है तो परसेंटेज ऑफ एस क्या होगा, कम होगा। जिसमें परसेंटेज ऑफ एस ज़्यादा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा। याद करो पीरियोडिक टेबल में बताया था, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम। तो sp2, ये sp2 कौन है, ये इक्विटोरियल वाला, ये इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल। तो ये sp2 कौन है, इक्विटोरियल। ये कौन सा पोजीशन है, इक्विटोरियल पोजीशन है। ठीक है, जबकि ये पोजीशन कौन सी है, ऊपर नीचे, ये है एक्सियल पोजीशन। क्या है, एक्सियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन है भाई, एक्सियल पोजीशन है। ठीक है, ठीक है। तो इक्विटोरियल पोजीशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा, जबकि एक्सियल पोजीशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम। ठीक है, ठीक है। तो जो हम क्या करेंगे, अगर इक्विटोरियल पोजीशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इक्विटोरियल पे हम उस एटम को रखेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम। क्योंकि एक्सियल पोजीशन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो एक्सियल पोजीशन पे हम उस एटम को रखेंगे जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज़्यादा।
बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो जरा इसको मैं मिटा दूँ, इधर मिटा दो, इधर मिटा दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अपने पास जैसे मान लो ये है, अपने पास क्या है, P, पहला केस क्या है अपने पास, PCl3 और ये F2 है ना। तो इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे कैसा बनेगा, क्या आएगा, sp3d है ना, sp3d बिल्कुल। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये बन गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ठीक है। ये जो पोजीशन है, ये जो ब्लू मार्कर से दिखा रहा हूँ, ये पोजीशन, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन। ठीक है, ठीक है। और ये कौन सा पोजीशन होता है, एक्सियल पोजीशन। कौन सा पोजीशन होता है, एक्सियल पोजीशन। ठीक है, ठीक है। ये सब बातें मैं हाइब्रिडेशन में कंप्लीट डिटेल में बता रखा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि इक्विटोरियल पोजीशन का ईएन क्या होता है, ज़्यादा। इक्विटोरियल पोजीशन का ईएन क्या होता है, ज़्यादा। तो यहाँ पे कौन आएगा, जिसका ईएन कम होगा। तो ये क्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, इसमें ईएन कम किसका होता है, क्लोरीन का, है ना। फ्लोरीन का ईएन सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे कौन आ जाएगा, क्लोरीन, क्लोरीन और ये क्लोरीन। ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कम। तो अगर एक्सियल पोजीशन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो यहाँ पे कौन आएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसका है, फ्लोरीन का। तो यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन। ठीक है, ठीक है। लेकिन हमें बताना है डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताओ। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक। ठीक है, ठीक है। तो फास्फोरस क्लोरीन में, फास्फोरस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर। तो देखो ये सेंट्रल एटम है, ये कहा है अपने पास सेंट्रल एटम फास्फोरस है। एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है और एक वेक्टर इधर जा रहा है। तो इन दोनों वेक्टर का नेट इधर आएगा और एक इधर जा रहा है। तो दोनों क्या करेंगे, कैंसल, क्योंकि ये भी क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। तो एक इधर डायपोल में डायरेक्शन इधर है, तो दोनों का नेट इसके बीच में जाएगा, इसके बीच में इधर। तो ये और ये क्या कर देगा, कैंसल। उसी तरह लेस ईएन से मोर ईएन, लेस ईएन से मोर ईएन। तो ये एक ऊपर जा रहा है और एक कहाँ आ रहा है, इसी से पॉइंट से नीचे आ रहा है। तो ये क्या करेंगे, कैंसल। मतलब इसका म्यू कितना आएगा, 0। मतलब इसका डायपोल PCl3 F2 का डायपोल मोमेंट कितना होगा, 0। और ये कैसा होगा, नॉन पोलर। कैसा होगा, नॉन पोलर। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम चीज़ों को डिसाइड करेंगे कि किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा और किसका डायपोल मोमेंट कम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। उसी तरह दूसरा केस लेते हैं। मिटा दो, ये मिटा दीजिए, ये मिटा दो, मिटा दीजिए, ये सब चीज़ें मिटा देते हैं। अब देखो, जैसे दूसरा केस क्या है इसका, अपने पास दूसरा केस क्या है, PF3Cl2। ठीक है, ठीक है। हाइब्रिडेशन निकालोगे, हाइब्रिडेशन निकालने के बाद क्या आएगा, हाइब्रिडेशन निकालने के बाद sp3d आएगा, बिल्कुल आएगा। साइड आइटम क्या है, डिफरेंट, क्या लगेगा, बेंड्स रूल। बेंड्स रूल क्या कहता है, फॉस्फोरस बनाओ। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल। इसको क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल। इसको क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल। और ये कौन सा पोजीशन आ गया, एक्सियल। क्या आ गया, एक्सियल। ठीक है, ठीक है। इक्विटोरियल पोजीशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा। अगर इक्विटोरियल पोजीशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा। जबकि ये कौन सा पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो इस पर कौन आएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की। तो एक फ्लोरीन आ गया और एक फ्लोरीन आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन आ गया, 2 क्लोरीन। इक्विटोरियल पे वो आएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और एक्सियल पे वो आएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, क्योंकि हमारे पास कितने एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन सिर्फ 2 ही है, एक ये रहा और एक ये रहा। लेकिन हमारे पास फ्लोरीन कितने हैं, 3 है। तो हमारे पास एक्सियल पोजीशन तो 2 ही है ना। तो 2 फ्लोरीन को तो बैठा दिया, एक फ्लोरीन बच गया। तो मजबूरन हमें एक फ्लोरीन को कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, इक्विटोरियल पे, क्योंकि हमारे पास कोई और पोजीशन नहीं है। तो एक फ्लोरीन को क्या दे देंगे हम लोग, इक्विटोरियल पोजीशन दे देंगे। बात समझ में आई?
कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन देखो, लेस EN से मोर EN, लेस EN से मोर EN, लेस EN से मोर EN। तो देखो ये पॉइंट है, एक इधर वेक्टर है, एक इधर वेक्टर और एक इधर, तो दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा इधर जाएगा, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये वाला वेक्टर बराबर नहीं होंगे इस बार। क्यों नहीं बराबर होंगे? क्योंकि ये क्लोरीन का है और ये फ्लोरीन का है ना, ये क्लोरीन का, ये फ्लोरीन का है। इस केस में क्लोरीन था, तो दोनों कैंसिल कर रहे थे, लेकिन इस बार ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो ये किसका है, फ्लोरीन का है, और ये डायपोल मोमेंट किसकी वजह से है, क्लोरीन की वजह से, है ना। है बात समझ में आ रही है। मतलब इस केस में डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा, पोलर। कैसा होगा, पोलर। बात समझ में आई? नोट करिए, नेक्स्ट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? ठीक है। मिटा दूँ? मिटा दीजिए। ये मिटा दूँ? अरे बोलो, मिटा दूँ? मिटा दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड केस देखो। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस क्या है अपने पास? तीसरा केस कह रहा है XE, ये अपने पास है XeOF2। ठीक है। सेंट्रल एटम के पास सिग्मा निकालो, तो 2 2 4 सिग्मा, लोन पेयर निकालो, 8 होते हैं, 4 2 6, एक लोन पेयर, 4 + 1 5, 5 का एडिशन कितना होता है, sp3d। इन सबके पास, इसके पास लोन पेयर कितना था, 0, इसके पास लोन पेयर कितना था, 0, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर आ रहा है। ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया, क्या बताया कि पहला इक्विटोरियल पोजीशन पे कौन आएगा, लेस EN की मोर EN। इक्विटोरियल पोजीशन की EN क्या होती है, ज़्यादा आती है, तो यहाँ पे कौन आएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है। उसी तरह का मैं बात करूँ एक्सियल पोजीशन, किसकी बात करूँ, एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पे कौन आता है भाई, मोर, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मोर EN एटम, है ना। है तीसरा चीज़ ये कि कभी भी लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, कहाँ आ जाए, लोन पेयर आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड आ जाए। ठीक है। लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है। लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड, MB मतलब मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मतलब जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या करेंगे, ऑक्यूपाई इक्विटोरियल पोजीशन। कौन सा पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, इक्विटोरियल पोजीशन। ठीक है। तो कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, इक्विटोरियल पोजीशन। जैसे इसमें देखो सेंट्रल एटम कौन है, जेनॉन, है ना। sp3 डायरेक्शन है, ट्राइगोनल क्या होगा, प्लेनर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 क्या हो गए, इक्विटोरियल पोजीशन, 2 क्या हो गया, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अगर एक्सियल पोजीशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो कौन आएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, फ्लोरीन का। तो यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन आ गया, क्या बच गया, 2 ऑक्सीजन। क्या बच गया, 2 ऑक्सीजन और एक लोन पेयर। तो लोन पेयर कहाँ लगाओगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे। कहाँ लगाओगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे लगा दिया। यहाँ पे क्या लगा दोगे, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन। ठीक है। आया समझ में, आया? कोई दिक्कत नहीं। तो ये बन गया डबल बॉन्ड हो, लोन पेयर हो, कहाँ पाएगा, इक्विटोरियल पे। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान दो, क्या ध्यान दो, इसका जाएगा ऊपर, इसका डायरेक्शन नीचे, ये दोनों क्या करेगा, कैंसिल। ये दो लेस EN से मोर EN, लेस EN से मोर EN। तो 2 वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, लेकिन ये 2 वेक्टर ऑक्सीजन से है, लेकिन ये जो इधर जा रहा है किसकी वजह से है, लोन पेयर। तो इसका रिजल्टेंट बीच में आएगा, इसका इधर जाएगा। क्या दोनों कैंसिल कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कैंसिल कर पाएंगे। अगर उधर भी ऑक्सीजन होता, ऑक्सीजन की वजह से अगर डायपोल मोमेंट आता तो हम क्या कर देते, कैंसिल। क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से नहीं है तो हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो कैसा कंपाउंड होगा, पोलर। कैसा होगा, पोलर। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो ये भी कैसा बनता है, पोलर। कैसा बनता है, पोलर। ठीक है। नोट कर लीजिए जरा इसको। ठीक है, ऐसा बनेगा, इसका म्यू 0 होगा, ये डबल बॉन्ड हटा देना, डबल बॉन्ड नहीं है इसमें। ठीक है। ये डबल बॉन्ड।
तो ये कैसा बनेगा, म्यू इसका 0 नहीं होगा, ये कैसा होगा, पोलर, कैसा होगा, पोलर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये जो वेक्टर का डायरेक्शन है ना किसकी वजह से है, लोन पेयर, ये किसकी वजह से है, ऑक्सीजन, तो दोनों की वजह से सेम थोड़ी होगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में, आया, मिटा दो, मिटा दीजिए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं, मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट वाला टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ डायपोल मोमेंट फॉर पॉलीएटॉमिक स्पीसीज, किसके लिए, पॉलीएटॉमिक स्पीसीज। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए, कंपैरिजन ऑफ डायपोल मोमेंट, कंपैरिजन ऑफ डायपोल मोमेंट, कंपैरिजन ऑफ म्यू, म्यू मतलब डायपोल मोमेंट फॉर पॉलीएटॉमिक स्पीसीज, पॉलीएटॉमिक स्पीसीज। ठीक है, ठीक है, पॉलीएटॉमिक स्पीसीज के लिए हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले स्टेप क्या होता है, फॉलो सम पॉइंट, सम पॉइंट। जब भी हम मैग्नेटिक मोमेंट का कंपैरिजन करेंगे तो हम कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है चेक ज्योमेट्री, चेक ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से बताना है क्या म्यू 0 है, म्यू 0 है और म्यू डज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या चेक करना है, ज्योमेट्री। अगर ज्योमेट्री चेक किया, अगर म्यू 0 आ गया, क्या आ गया, म्यू 0, तो कैसा होगा, म्यू 0 आ गया तो कैसा होगा, नॉन पोलर, कहानी तो वहीं खत्म हो जाएगी, है ना। लेकिन म्यू 0 नहीं है तो आपको कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है, डेल्टा ई एन वाला। कौन सा यूज करना है, डेल्टा ई एन वाला। ठीक है, ठीक है, दूसरा, ठीक है, कभी भी पॉलीएटॉमिक का केस आ जाए तो अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट का कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले ज्योमेट्री चेक करोगे। दूसरा स्टेप क्या होता है, चेक डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर, इंडिविजुअल वेक्टर, चेक डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर। ठीक है, इंडिविजुअल वेक्टर का डायरेक्शन चेक करोगे। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मान लो आपको कंपैरिजन करना हो BF3, क्या है, BF3। ठीक है, ठीक है, अपने पास है PF3, PF3, अपने पास है PCl3, क्या है, PCl3। ये तीन है स्पीसीज, आपको बताना है किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा है, सॉरी किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, क्या है, डायपोल मोमेंट ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो देखो तीनों पॉलीएटॉमिक स्पीसीज है। पॉलीएटॉमिक स्पीसीज मतलब 2 से ज़्यादा एटम होना चाहिए, इसमें 4 है, 4 है, 4 है, पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक में सबसे पहले देखो सेंट्रल एटम कौन है, बोरॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, 3 के 3 बना रखा है। इस पर लोन पेयर कितना है, 0। लोन पेयर कितना है, 0। अगर इसका लोन पेयर कितना है भाई, 0। लोन पेयर 0, साइड एटम सारे सेम। याद करो पिछले क्लास में सबसे पहला नोट, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर 0 हो, सेंट्रल एटम मतलब जो साइड एटम वो सेम है, तो इसका म्यू क्या होगा, 0, है ना। इसका लोन पेयर देखो, लोन पेयर फास्फोरस 5 होते हैं, 3, तो एक लोन पेयर आएगा, है ना। अगर एक लोन पेयर आ रहा है तो अगर एक लोन पेयर आ रहा है तो डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, बताया था, नोट लिखवाया था आपको। और इसमें बताओ लोन पेयर कितना आ रहा है, 1, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो डायपोल मोमेंट सबसे कम किसका आएगा, इसका, सबसे कम डायपोल मोमेंट इसका होगा। इससे ज़्यादा अब इन दोनों को देखो, तो इन दोनों का डायपोल मोमेंट 0 नहीं है ना। अगर डायपोल मोमेंट 0 नहीं है तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। देखो PF3 में फास्फोरस का याद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और फ्लोरीन का 4, तो डेल्टा ई एन निकालोगे तो क्या 4 - 2.1, बड़े में से छोटा घटाओगे कितना आएगा, ये 1.9, कितना आएगा 1.9। उसी तरह देखो ये PCl3 है, PCl3 में डेल्टा ई निकालो, क्लोरीन का कितना होता है 3.5 - 2.1, 4, 1.4। तो डेल्टा ई ज़्यादा किस में आ रहा है, इस केस में आ रहा है। इसमें केस में डेल्टा ई क्या आ रहा है, कम। तो जिस केस में डेल्टा ई ज़्यादा उसकी डायपोल मोमेंट ज़्यादा, तो इसकी डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगी, जबकि इसकी डायपोल मोमेंट क्या होगी, कम। तो इसके बाद कौन आएगा, PCl3, और इसके बाद कौन आएगा, PF3। तो ये हो गया डायपोल मोमेंट का ऑर्डर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
आया समझ में? आया। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, ठीक है। पॉलीएटॉमिक स्पीशीज का क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। नोट करो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए पहले इसको। कर लिया नोट? कर लिया। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दो, मिटा दीजिए। अगला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है CH4, ठीक है, ठीक है, और दे रखा है NH3 और दे रखा है H2O। बताना है किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा, किसका डायपोल मोमेंट कम। ठीक है, ठीक है, ट्राई करिए इसको, ट्राई करिए। देखिए सबसे पहले क्या, सेंट्रल एटम के पास जाओ। सेंट्रल एटम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 से 4 जुड़ा हुआ है। लोन पेयर कितना है? 0। इसमें लोन पेयर कितना है? 1। इसमें लोन पेयर कितना है? 2। लोन पेयर 0 मतलब याद है ना, नोट नंबर फर्स्ट, लोन पेयर 0 है, लोन पेयर 0 है और साइड एटम सारे सेम है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 आने वाला है। जब एक लोन पेयर होगा तब मैग्नेटिक मोमेंट कभी भी 0 नहीं आएगा, तो म्यू डज नॉट इक्वल टू 0। और जब लोन पेयर 2 आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ज्योमेट्री से। नोट नंबर 2 याद करो, मैंने पिछले बता रखा हूँ। तो सबसे कम किसका होगा? CH4 का। इससे ज़्यादा इसका और इसका देखते हैं। तो इसमें कैसे पता करोगे? तो इसके लिए क्या निकालोगे? मैग्नेटिक मोमेंट इसमें भी 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है। कैसे करोगे? डेल्टा EN। NH3 में देखो डेल्टा EN निकालो। डेल्टा EN निकालोगे तो कैसे निकालोगे? नाइट्रोजन का याद करो, हाइड्रोजन का याद करो। तो याद है फोन, FON है ना, फोन का F का 4 था, O का 3.5, N का 3 था, है ना, 3 माइनस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, तो कितना आएगा ये? 0.9। कितना जाएगा? 0.9। वैसी तरह H2O देखो, डेल्टा EN देखो, ऑक्सीजन कितना होता है? 3.5 माइनस 2.1, O4 1.4, कितना जाएगा? 1.4। तो जिसमें डेल्टा EN ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, मतलब वाटर की ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो इसके बाद कौन आएगा? NH3, और उसके बाद कौन आएगा? H2O। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? आया। तो ये हो गया डायपोल मोमेंट का ऑर्डर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। जैसे मैं कोई पूछ ले NH3 और SO2, बताओ किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। तो इसका बताओ लोन पेयर कितना है? लोन पेयर 1 है। इसमें लोन पेयर कितना है? 6 में 4 2 1 है। तो अगर लोन पेयर 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट कभी भी 0 नहीं आएगा, बिल्कुल 0 नहीं आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं आए तो किससे कंपेयर करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो NH3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना? डेल्टा EN 0.9। SO याद है सल्फर, ठीक है, सल्फर S का कितना आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालोगे S का, ऑक्सीजन का तो पता हमें, लेकिन सल्फर का देखो, सल्फर का HP, सल्फर का निकाल लेना आप, देखना टेबल देख लेना। ठीक है, और जब टेबल देख लेना, पीरियोडिक टेबल में मैंने करवा रखा था, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम आता है, जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा आता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम आता है। तो SO2 क्या होता है? SO2 का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, जबकि NH3 का डायपोल मोमेंट कम आता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल लेना, जैसे NH3 में निकाल रखा ना 0.9, उसी तरह में SO2 में निकाल लेना। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 4 है H2O और OF2, है ना। इसमें लोन पेयर निकालो। सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन, 2 आएगा लोन पेयर। सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। लोन पेयर कितना है? 2, है ना। लोन पेयर 2, लोन पेयर 2। अगर लोन पेयर है तो डायपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। सॉल्व कैसे करेंगे? डायपोल मोमेंट 0 नहीं आ रहा है तो किससे सॉल्व करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। किससे सॉल्व करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ठीक है, ठीक है। तो जिसका डेल्टा EN, इसका डेल्टा, ऑक्सीजन कितना होता है? 3.5 माइनस 2.1, डेल्टा EN निकाल रहा हूँ, तो 5 में से 1 गया 4, तो 1.4 आ जाएगा। कितना जाएगा? 1.4, है ना। वैसे इसका निकालो, कितना होता है डेल्टा EN? और फ्लोरीन का 4 माइनस 3.5 बोले तो 0.5, तो डेल्टा EN इसका ज़्यादा आ रहा है। अगर डेल्टा EN इसका ज़्यादा आ रहा है तो इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, तो H2O का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है OF2 से। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 5वां देखो। 5वां क्या है? 5वां अपने पास NH3 और NF3। ठीक है, ठीक है। इसका बताना है डायपोल मोमेंट। ठीक है, ठीक है।
नेक्स्ट देखो कैसे बताओगे, लोन पेयर बताओ कितना है, एक, इसमें लोन पेयर कितना है, एक, मतलब डायपोल मोमेंट इसका जीरो नहीं आएगा, इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा। अब डेल्टा ई एन निकालो, डेल्टा ई एन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन कितना होता है, FON 3 होता है, कितना होता है 3 माइनस 2.1, नाइट्रोजन कितना होता है 3 माइनस सॉरी इसका कितना होता है 4, फ्लोरीन का ज़्यादा आया था ना, नाइट्रोजन कम होता है, नाइट्रोजन का 3 पॉइंट, ये घटेगा 0.9, ये घटेगा 1, इसका डायपोल डेल्टा एन ज़्यादा आ रहा है, इसका डेल्टा एन ज़्यादा, तो डेल्टा म्यू क्या होता है, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन होता है, जिसका डेल्टा एन ज़्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है ज़्यादा, मतलब ये आना चाहिए, है ना, है आना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, धुआंधार एग्जाम्पल है डायपोल मोमेंट पे, है ना, नीट में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से डायरेक्ट बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, दोनों ठीक है, ठीक है। देखो डेल्टा ई एन कोई कॉन्सेप्ट नहीं, एक जुगाड़ होता है, क्वेश्चन करने का क्या होता है जुगाड़, इसके एक्सेप्शंस मिलते हैं, और जो मैं एक्सेप्शन बताऊंगा आपको एक्सेप्शन याद रखने हैं। ठीक है, ठीक है, कहाँ कहाँ एक्सेप्शन लगेगा वो सब बता दूंगा आपको, वहाँ वहाँ आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, जरा इसका स्ट्रक्चर बनाओ। NH3 का क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, और ये क्या होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, ये क्या है नाइट्रोजन, एक लोन पेयर है इस पे, और 3 क्या लगा हुआ है फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा दिखाई तो दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये तो ऑर्डर क्या है गलत है, NH3 का ज़्यादा नहीं होता, NH3 का ज़्यादा होता है, ये गलत ऑर्डर है। कैसे जरा समझते हैं, अपने पास क्या है लेस ई एन से मोर ई एन डायरेक्शन, लेस ई एन से मोर ई एन, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है लेस ई एन से मोर ई एन, तो लेस ई एन से मोर ई एन। ठीक है, और ये लोन पेयर से अवे, लेस ई एन से मोर ई एन, लेस ई एन से मोर ई एन, लेस ई एन से मोर ई एन, ये अवे। तो जरा इसमें नेट देखो, इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, नेट एक ऊपर आ रहा है और 3 वेक्टर आके इसमें जुड़ रहे हैं, 3 वेक्टर आके क्या हो रहा है इसमें जुड़ रहे हैं, 3 वेक्टर आके जुड़ रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा ऊपर, ये तीनों आके जुड़ रहे हैं, है ना, तो ऊपर। ठीक है, ठीक है। इस केस में देखो एक ऊपर जा रहा है लेकिन 3 नीचे जा रहे हैं, तो ये कहाँ जा रहे हैं नीचे, तो ये और ये कैंसिल तो नहीं कर पाएंगे, है ना, लेकिन यहाँ पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि देखो लोन यहाँ पे जो डायपोल में डायरेक्शन आ रही है लोन पेयर से आ रही है, यहाँ पे फ्लोरीन से आ रही है, तो कैंसिल तो नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा वेक्टर का एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन होगा, जबकि यहाँ पे वेक्टर का क्या होगा सब्ट्रैक्शन, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में है, तो वेक्टर एडिशन, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कैंसिल तो होगा नहीं, क्योंकि अगर मान लो यहाँ फ्लोरीन होता तब कैंसिल होता, तो ये लोन पेयर की वजह से है और ये फ्लोरीन की वजह से, तो हम कैंसिल तो होगा नहीं, तो क्या होगा वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन हुआ तो इसकी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी कम, अगर वेक्टर एडिशन हुआ तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी ज़्यादा, इसीलिए NH3 का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है NF3 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मैं बाबा बता रहा हूँ, जितनी बार स्टार मार सकते हो मार लेना। ठीक है, ठीक है। तो NH3 का डायपोल मोमेंट NF3 से ज़्यादा होता है, बात समझ में आई। उसी तरह एक और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो डायरेक्ट नीट में आ सकता है और आ भी रखा है, ये दोनों क्वेश्चन मिटा दो, मिटा दीजिए। कौन सा क्वेश्चन है वो देखो, वो क्वेश्चन अपने पास, ये तो मिटा दो, है ना, ये तो इधर था, 5वां क्वेश्चन करा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 6 है H2O, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 H2 और HF। ठीक है, ठीक है। लोन पेयर निकालोगे क्या आएगा लोन पेयर। ठीक है, ठीक है। लोन पेयर कितना आएगा 2, इसमें लोन पेयर निकालो। ठीक है, HF में, तो HF तो डायटोमिक है, ये डायटोमिक है, ये पॉलीटोमिक है, तो दोनों में लोन पेयर तो निकाल नहीं सकते, है ना, ये पॉलीटोमिक है ये डायटोमिक है, ध्यान दो ये पॉलीटोमिक और ये डायटोमिक है। तो सबसे पहले डेल्टा ये निकालो, क्योंकि पॉलीटोमिक में भी एक ही हथियार बताया था, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन, और पॉलीटोमिक बता दिया, और डायटोमिक में बताया था अगर हेट्रोडायटोमिक है तो कौन सा कॉन्सेप्ट डेल्टा ई एन वाला। डेल्टा ई एन निकालोगे ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, 3.5 माइनस 2.1 होगा कितना 4, और ये 1.4 आएगा। इसमें डेल्टा ई एन निकालो, डेल्टा ई एन, तो फ्लोरीन का 4 होता है माइनस 2.1, तो कितना आएगा ये 1.9, है ना, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो जिसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट नहीं जुगाड़ क्या कहता है, जुगाड़ कहता है कि जिसका म्यू डेल्टा ई एन ज़्यादा उसका म्यू ज़्यादा, तो इसका म्यू ज़्यादा आना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। सबसे ज़्यादा ये देखा गया कि H2O का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है HF से, ये वैल्यू बेस्ड है,
वैल्यू बेस्ड, ये एनसीईआरटी में दे रखा है आपको, एनसीईआरटी, ठीक है। तो कभी भी पूछा जा सकता है आपको। वैल्यू बेस्ड है, H2O का डायपोल मोमेंट HF से ज़्यादा होता है, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है। बात समझ में आई? आई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, अगला देखते हैं। हो गया? हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास, जैसे CH3F, CH3Cl, CH3 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और CH3 और ये आयोडीन, है ना। ये केस आ गया। अब देखो इस केस में क्या करोगे, सब में CH3 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना। यहाँ कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड है, तो डेल्टा ये निकालो, डेल्टा ये निकालो। कार्बन और फ्लोरीन के बीच है ना, इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसे बनाओगे, CH और H और ये F, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में है ना। उसी तरह कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन के बीच में, तो इसके बीच का डेल्टा EN निकालो। क्या निकालो? डेल्टा EN। फ्लोरीन का 4 याद है, कार्बन का कितना होता है डेल्टा EN? कार्बन का होता है लगभग 2.5। कितना होता है? 2.5, है ना। देख लेना टेबल याद रखना, याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये कितना होगा? ये 1.5, कितना आएगा? 1.5, ठीक है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर निकालो, तो ये 3.5 होता है माइनस 2.5, यहाँ निकालोगे तो फ्लोरीन के बाद 4, ये 3.5 होता है। क्लोरीन का 3.5 और इसका कितना होता है, कार्बन कितना होता है? 2.5। याद है ब्रोमीन, तो कितना होता है? ब्रोमीन का 3 और ये 2.5 माइनस करोगे। आयोडीन का कितना होता है? 2.8 माइनस 2.5, तो डिफरेंस यहाँ ज़्यादा आएगा। यहाँ डिफरेंस क्या आएगा? कम। देख भी सकते हो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे कितना आएगा? 0.5, यहाँ पे लगभग मतलब 0.3, है ना। है, समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो जहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ऑर्डर क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए ऑर्डर, है ना, बिल्कुल। लेकिन ये गलत है, ये ऑर्डर नहीं आता है, ठीक है, ठीक है। लगातार बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन पे स्टार मार रहा हूँ आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आएगा, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा। डायपोल मोमेंट पे जो करा रहा हूँ उसी में से आएगा, ठीक है, ठीक है। आया समझ में? आया। तो ये क्या होगा, इसका ये ऑर्डर देखा गया कि ये CH3Cl पहले आता है, जबकि CH3F बाद में आता है। तो CH3Cl का ज़्यादा डायपोल मोमेंट, उससे कम CH3F, उससे कम CH3Br और उससे कम CH3I, ठीक है, ठीक है। इसका रीज़न क्या दिया जाता है? रीज़न दिया जाता है ड्यू टू मोर डिस्टेंस। इसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि याद करो मैग्नेटिक मोमेंट का, सॉरी डायपोल मोमेंट का एक्चुअल फॉर्मूला क्या था? Q/D, है ना। डायपोल मोमेंट का एक्चुअल फॉर्मूला Q/D। यहाँ पे चार्ज तो ज़्यादा डेवलप होगा, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस वाला फैक्टर ज़्यादा काम कर जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका रीज़न है ना कि CH3Cl का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है CH3F से ड्यू टू मोर डिस्टेंस, ड्यू टू मोर डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? आ रही है। नोट करो, आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ठीक है। याद रखना जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसी में से डायरेक्ट पेपर में आएगा आपके। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये 7 क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको। 7 के 7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 के 7 पता होना चाहिए आपको। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। मिटा दूँ? अरे बोलो, मिटा दूँ? मिटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 8 को कराने से पहले नेक्स्ट अगला टॉपिक, अलग टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट इन एरोमेटिक कंपाउंड, इन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में आप पढ़ते हो पता कहाँ? ऑर्गेनिक में। लेकिन इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला होता है, इसमें एग्जांपल लेते हैं बेंजीन। क्या आता है? बेंजीन। कोई पूछे बेंजीन पोलर है कि नॉन पोलर है, तो देखो बेंजीन चिक चिक के बोल रहा है,
क्या चिक चिक के बोल रहा है? देखो बेंजीन तो ऑलरेडी चिक चिक के बोल रहा है कि मेरा डायपोल मोमेंट कितना है, 0। कैसे लिखा है ना, O 0। जैसे डायपोल मोमेंट कितना होता है, 0। ये याद रखने के लिए, लेकिन समझो कि डायपोल मोमेंट बेंजीन का 0 कैसे होता है। जैसे अपने पास बेंजीन होता है, बेंजीन में क्या होता है अपने पास, ये बेंजीन है, बेंजीन है, ये यहाँ पे क्या लगाता है, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ कार्बन है और ये हाइड्रोजन है ना, है। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन लेस En से मोर En। लेस कौन होता है, हाइड्रोजन, मोर कौन होता है, कार्बन। तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, बिल्कुल लेस En से मोर En। हाइड्रोजन लेस En है, कार्बन मोर En है, ऐसे डायरेक्शन। देखो ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है, एक कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट बेंजीन में कितना, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं, डायपोल मोमेंट। मैं अगर गलत से बोल दे रहा हूँ मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो बार बार आ जा रहा है, नाम सेम है ना, मैग्नेटिक मोमेंट, डायपोल मोमेंट। ठीक है, ठीक है। तो हम डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। डायपोल मोमेंट मतलब म्यू, तो म्यू कितना आता है, 0। तो ये कौन है, बेंजीन। नाम भी याद रखना, ऑर्गेनिक में तो सबसे फेमस है ये बेंजीन। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, नैप्थलीन। क्या लेते हैं, नैप्थलीन। ठीक है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, नैप्थलीन। 2 बेंजीन रिंग को जोड़ देते हो तो क्या बन जाता है, नैप्थलीन। क्या बोलते हैं, नैप्थलीन। ठीक है, ठीक है, नैप्थलीन। नैप्थलीन में क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक कोई पूछे पोलर है कि नॉन पोलर है, तो पोलर नहीं होता है, नॉन पोलर होता है। म्यू कितना था इसका, 0। कैसे, वैसे ही जैसे इसके ऊपर इसके इफेक्ट को ये कैंसिल करेगा, इसके इफेक्ट को ये कैंसिल करेगा, है ना। आ रहा समझ में, ये एक दूसरे के इफेक्ट क्या कर देंगे, कैंसिल। ये इसके और ये इसके, तो ये भी कैसा आता है, नॉन पोलर। कैसा आता है, नॉन पोलर। ठीक है, ठीक है। क्या बोलते हैं, नैप्थलीन। तीसरा क्या होता है, एंथ्रासीन। क्या होता है, एंथ्रासीन। जब 3 बेंजीन को एक साथ जोड़ देते हो, 3 बेंजीन को एक साथ जोड़ देते हो तो इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। एंथ्रासीन। और ये भी कैसा होता है, नॉन पोलर। कैसा होता है, नॉन पोलर। तो सबका म्यू कितना होता है, 0। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जिनके बारे में पता आपको होना चाहिए, जो आगे काम आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट मिटा दूँ, मिटा दीजिए, इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगला टॉपिक पढ़ते हो। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसी क्वेश्चन में आपके पेपर में आ जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला टॉपिक अपने पास डायपोल मोमेंट का, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब है कि बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होते हैं, है ना। 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6। एक हाइड्रोजन को हटा के कोई दूसरा ग्रुप लगा दो, उसको क्या बोलते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। क्या बोलते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास बेंजीन है, बेंजीन पे एक हाइड्रोजन का हटा के सी लगा दिया तो क्या बोलूँगा, क्लोरोबेंजीन। जैसे मान लो अपने पास बेंजीन है ना, इस पर हटा के मैंने CHO ग्रुप लगा दिया, क्या बोलूँगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास बेंजीन रिंग है, एक हाइड्रोजन को हटा के OH लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन, है ना, बिल्कुल। इसको क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं, फेनॉल। क्या बोलते हैं, फेनॉल। उसी तरह एक और बेंजीन रिंग, इसको हटाने के बाद CH3 लगा दो, इसको क्या बोलते हैं, टॉल्वीन। क्या बोलते हैं, टॉल्वीन। बात समझ में आ रही है, आ रही है। कोई पूछे इनका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा क्या उनकी तरह, नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होगा। आ रहा समझ में, आ रहा है। क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट को और इसको कैंसिल तो नहीं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये और ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों कैंसिल नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हमने बात किया मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में। बात समझ में आई, नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो का मतलब होता है एक, सब्स्टिट्यूटेड मतलब हटाया गया बेंजीन से, मतलब बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटाने के बाद दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगाते हो तो उसको क्या बोलते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसी तरह बात करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड। मिटा दो, मिटा दीजिए।
नेक्स्ट क्या होता है, दूसरा देखना, दूसरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब क्या है, आपने 2 हाइड्रोजन हटाया और 2 फंक्शनल ग्रुप लगाया। जैसे मान लो अपने पास क्या है, बेंजीन है, 2 हाइड्रोजन हटा के 2 क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, ठीक है। अपने पास 2 हाइड्रोजन हटा के 2 OH ग्रुप लगा दिया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हटाए तो क्या बोलेंगे इसको, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, ठीक है। आपने मान लीजिए यहाँ पे लगा दिया SH, यहाँ लगा दिया SH को थायोल बोलते हैं, OH को एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। आपने मान लीजिए यहाँ पे लेके क्वेश्चन अपने पास CHO लगा दिया, ठीक है, ठीक है। सॉरी CHO ने CN लगा दिया, क्या लगा दिया, CN, साइनाइड C111N, है ना, C111N साइनाइड लगा दिया। कोई पूछे इसमें बताओ, मैंने डायपोल मोमेंट बताओ, क्या बताओ, डायपोल मोमेंट, तो क्या बोलोगे इसमें, इसका 0 तो नहीं होगा, इसका क्या होगा 0, इसका क्या होगा 0, इसका क्या होगा 0, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, है ना, है। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो इसका और इसका आंसर सही है बिल्कुल, ये दोनों आंसर गलत है, ठीक है, ठीक है। आया समझ में, आया। इन दोनों का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, याद रखना। इसका रीज़न ड्यू टू ज्योमेट्री, ड्यू टू ज्योमेट्री, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। ज्योमेट्री की वजह से इनका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, लोन पेयर की वजह से नहीं, किसकी वजह से, ज्योमेट्री की वजह से, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट मिटा दो, ये मिटा दीजिए। अगला है अपने पास कंपैरिजन ऑफ, मिटा दो ये, लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कंपैरिजन ऑफ डायपोल मोमेंट, comparison of dipole moment in disubstituted benzene, in disubstituted benzene। डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में हम डायपोल मोमेंट के कंपैरिजन कैसे करते हैं, इसमें 2 केस बनते हैं, 2 केस अगर आप याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। केस नंबर 1 क्या है, केस 1 क्या कहता है, केस 1 कहता है इफ बोथ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इफ both substituted benzene, if both substituted group benzene है, both substituted group, if both substituted group have same inductive effect, उनका इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो, सेम हो। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हो, इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्गेनिक में GOC में पढ़ते हो, है ना। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी ये नोट है, लिख लो। अगर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऑर्गेनिक तो चल ही रहा है पैरेलल में, कुछ दिन बाद वहाँ पे भी पहुँचेंगे। तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट का जो ऑर्डर होता है, ऑर्थो, ठीक है, फिर मेटा, फिर पैरा। ऑर्थो का मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा, अब पैरा का मैग्नेटिक मोमेंट फिर लास्ट में क्या, ऑर्थो मेटा पैरा। ये कौन सा पोजिशन होता है, ऑर्थो, इसको मेटा, इसको क्या बोलते हैं, पैरा, ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो जो अपने क्लोरीन है ना, एक क्लोरीन और यहाँ पे लगा रहा है क्लोरीन, ठीक है, ठीक है। अभी देखो एक क्लोरीन और ये क्लोरीन, तो ये फंक्शनल ग्रुप, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये मेटा, ये क्या होता है, पैरा। तो ये कौन सा है, ऑर्थो है, ये पोजीशन ऑर्थो, ये मेटा। तो ये कौन सा पोजीशन है, मेटा। ये ऑर्थो मेटा, और ये पोजीशन कौन सा है, पैरा। ये भी ऑर्थो मेटा, ये क्या है, पैरा। तो ये कौन है, पैरा, ठीक है, ठीक है। तो ऑर्थो का डायपोल मोमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, फिर मेटा का सबसे कम किसका होता है, पैरा का। रीजन समझ सकते हो, देखो यहाँ पे लेस EN, ये मोर EN, लेस EN से मोर EN, लेस EN से मोर EN, तो 2 वेक्टर ऐसे जा रहे हैं लगभग, है ना, है, ठीक है, ठीक है। ये देखो 2 वेक्टर इसमें ऐसे जा रहे हैं, है ना, और इसमें 2 वेक्टर, एक लेस EN से मोर EN, लेस EN से मोर EN, लेस EN से मोर EN, लेस EN से मोर EN। तो इसमें एंगल ये और इसमें एंगल ये, है ना, ऐसा बनेगा कुछ, ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ठीक है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का एक्चुअल फॉर्मूला याद करो, अंडर रूट μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। थीटा की वैल्यू को बढ़ती है,
क्या होती है, थीटा की वैल्यू बढ़ती है, मैथ्स थोड़ा आना चाहिए, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉस थीटा घटेगा, कॉस थीटा घटेगा मतलब देखो म्यू तो सबका बराबर ही होगा ना, सब क्लोरीन है, क्लोरीन 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 क्लोरीन, तो सारा खेल किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे। अगर थीटा बढ़ा तो कॉस थीटा घटेगा, अगर कॉस थीटा घटेगा तो म्यू भी क्या हो जाएगा, घटेगा। यहाँ थीटा कम है, थीटा ज़्यादा है, थीटा बहुत ज़्यादा है ना। थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा घटता है, कॉस थीटा घटेगा तो म्यू भी घट जाएगा। इसलिए पैरा का मैग्नेटिक मोमेंट सबसे कम होता है, पैरा का डायपोल मोमेंट सबसे कम होता है और ऑर्थो का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, याद रखना। केस 1, केस 2 पे डिस्कस करते हैं, नोट कर लो पहले इसको। कोई दिक्कत नहीं। याद है ना मैग्नेटिक मोमेंट का, सॉरी डायपोल मोमेंट का एक्चुअल फॉर्मूला ये था, क्योंकि म्यू तो सबके सेम, क्लोरीन 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 क्लोरीन, म्यू तो सेम रहेगा, सारा कहानी किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे। तो यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, कम बन रहा है, यहाँ पे ज़्यादा बन रहा है, देखा ना एंगल ज़्यादा बन रहा है, और ये पूरा 180 बन रहा है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता है कॉस थीटा घटता है। ठीक है, ठीक है, आया समझ में, आया, मिटा दूँ, मिटा दीजिए। नेक्स्ट केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 क्या बनेगा, केस नंबर 2 इफ बोथ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ए और डिफरेंट हो गए। केस नंबर 2 इफ बोथ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप इज, इसमें क्या था, सेम इंडक्टिव इफेक्ट। इस केस में क्या होगा, इफ बोथ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हैव डिफरेंट इंडक्टिव इफेक्ट, डिफरेंट इंडक्टिव इफेक्ट है ना। अगर डिफरेंट इंडक्टिव इफेक्ट होंगे तो सीधा ऑर्डर म्यू का ऑर्डर, म्यू मतलब डायपोल मोमेंट का ऑर्डर, इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। और तो से ज़्यादा मेटा, मेटा से ज़्यादा किसका हो जाएगा, पैरा का, किसका हो जाएगा, पैरा का। ठीक है, ठीक है, जरा इसके एग्जाम्पल से समझो। अपने पास मान लो CH3 है, यहाँ पे आपने OH लगा दिया, ये कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो, ये इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में क्या है, ऑर्थो है। ठीक है, ठीक है, दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पे CH3 है ना, यहाँ पे लगा दिया आपने, मान लेते हैं OH, क्या लगा दिया, OH है ना। एक और है, यहाँ CH3 है और ये OH। ठीक है, ठीक है, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप, ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा, ऑर्थो मेटा और ये पैरा पोजीशन। ठीक है, ठीक है, कोई बोले बताओ मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है, तो पैरा वाला का सबसे ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कैसे, देखो ये कार्बन 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 और ये OH है ना, है, तो इसमें अगर लेस EN से मोर EN, लेस EN से क्या होगा, मोर EN, और ये लेस EN कार्बन है इसका, तो ये कुछ ऐसा डायरेक्शन बनता है इसमें, है ना। ये बताओ लेस EN मोर EN, तो ये कुछ ऐसा जाएगा बिल्कुल, और ये CH3 और ये sp2 तो ऐसा कुछ आएगा, इस केस में कुछ ऐसा एंगल बनेगा। और ये देखो लेस EN से मोर EN, लेस EN से मोर EN। ठीक है, ठीक है, तो इसमें थीटा लगभग क्या बनता है, 0, थीटा क्या बनता है, 0। समझ में आ रहा है, आ रहा है, लेस EN से मोर EN, इसमें थीटा लगभग कितना बनता है, 0, थीटा 0, कॉस 0 कितना होता है, 1, तो म्यू क्या होगा, मैक्सिमम। तो इस केस में पैरेलल ज़्यादा होता है, ठीक है, और थोड़ा सबसे कम होता है। लेकिन कब, जब क्या हो, डिफरेंट इंडक्टिव इफेक्ट हो, ग्रुप जो लगा रखे हो वो डिफरेंट हो, दोनों डिफरेंट है ना, दोनों क्या है, डिफरेंट, दोनों क्या है, डिफरेंट। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसको, आया समझ में, आया। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। आज हमने डायपोल मोमेंट वाला पार्ट जो बच रहा था उसको कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक चालू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।